या वो थे खफा हमसे या हम हैं खफा उनसे, कल उनका ज़माना था आज अपना ज़माना है। कुछ इसी अंदाज में उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल बह रही है। आज आपकी और मेरी बातचीत होगी कुछ इसी पर। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र पुंडीर एक बार फिर आप सभी का इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। ऐसे अखिलेश, आसे आजम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये दो नाम, हालांकि इस बार आजम का नाम हवाओं में नहीं था। वोट मांगने में जिस तरह आजम का नाम समाजवादी पार्टी 2000 या 1993-94 के बाद से करती रही, इस बार वो नाम हवा में नहीं था। इस बार अखिलेश ही अखिलेश था। ये बदला हुआ ज़माना है जो कभी आजम खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर नेता के तौर पर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 2012 से 2017 के वक्त में आजम खान जो कहते थे वो कानून था। रामपुर में या रामपुर के आसपास, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये तमाम ज़िले थे जहां अखिलेश की सत्ता कम या सिर्फ नाम के लिए थी। वहां सिर्फ आजम का कानून चलता था और यही कानून था कि जौहर यूनिवर्सिटी बनी और उसमें सारे तमाम नियम, कायदे, कानून ताक पर रख दिए गए और वो सिर्फ आजम के लिए बनती रही। उस वक्त तो वो ये भी कहा गया कि मुसलमानों के लिए बन रही यूनिवर्सिटी है जिसकी कमांड हमेशा के लिए आजम खानदान पे रहेगी। लेकिन वक्त कभी नहीं रहता टिक कर, एक साइज की भी आदत है कुछ आदमी सी। इसी तरह से 2012 से 2017 का वो स्वर्णिम दौर आजम खान का जैसे अब कहानियों या किस्सों में रह गया। आज जब हमने सुना, ख़ास तौर से वो भाषण, आपको वो लाइनें बहुत खूबसूरत तरीके से कही गई कि अब्दुल्ला ही दरी बिछाएगा, अब्दुल्ला वोट देगा और अब्दुल्ला जेल जाएगा। आज शानू जो मीडिया उनके प्रभारी हैं, मीडिया रिलेशन देखते हैं, वो आजम खान के जब ये बोल रहे थे तो लगता था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही कुछ ना बदले, लेकिन सपा की एक राजनीति ज़रूर एक नई दिशा की तरफ जा रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था और आपसे लगातार बातचीत कर रहा था तो उसमें आपको याद होगा एक चीज़ बहुत, मुझे लगता है उस वक्त बहुत ही अहम तरीन तरीके से मैंने आपसे कही थी, लेकिन आप में से कितनों का उस पर ध्यान गया था मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा था कि इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। 1990 के बाद जो मुस्लिम राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में चलती रही वो इस चुनाव के बाद नए चेहरे देखेगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी मुस्लिम राजनीति को बदल कर रख दिया। और आज जब आजम के समर्थक इस बात के लिए कह रहे थे तो लोगों को लग रहा था कि आजम का फटाव है। मुझे लगता है कि आजम के लिए उनकी दिशा अखिलेश इस चुनाव में पहले ही तय कर चुके थे। आजम खान और उनका बेटा अब्दुल्ला आजम दोनों जीत कर विधायक बन गए। अब्दुल्ला आजम ने पहले नवाब का जो रामपुर के नवाब को हराया, उसके बाद उसके बेटे को हराया। हालांकि पहले चुनाव को रद्द कर दिया गया था अब्दुल्ला आजम के फर्जी सर्टिफिकेट, उम्र के जो फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल किए गए थे उनके चलते, लेकिन अब उसके बेटे, नवाब के बेटे को भी हराकर वापस विधानसभा में। और आजम खान की रामपुर की राजनीति में क्या हैसियत है कि 80 से लेकर आज तक 10 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 10वीं बार विधानसभा में है, एक बार 96 में हारे। आजम के लिए जैसे रामपुर एक खिलौना की तरह है जहां लोग सिर्फ उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं की वजह से खेलते हैं, वो खिलौने की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके वो बयान आपको याद होगा, उनके आजम खान के बयान जो 90s के दशक में दिए जाते थे, जैसे तहरीर में, जैसे अपनी तहरीर में वो बारूद रख के एक ख़ास समुदाय को उत्तेजित करने के लिए बयान दिया करते थे। भारत माँ को गाली देने से नहीं चूकते थे और कभी कभी तो इतना
बयान का स्तर नीचे होता था कि लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते थे। ख़ास तौर से अगर आपको याद होगा जयाप्रदा के चुनाव में आने पर उनकी कही गई बातें स्तरीय बातों से कहीं दूर थी। गालियों को इस तरह लपेट कर नफाजत में दिया जाता था कि उनके समर्थक उस सबको समझते थे और बाकी तमाम लोग उस पर कुछ कह भी नहीं पाते थे। कुछ इसी तरह की राजनीति चलती रही। उस राजनीति के बीच में लगता था कि जैसे आजम खान और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के लिए बने हैं। इस लंबे सफ़र में अगर कभी आजम खान आपको अलग दिखाई दिए तो वो समय था 2009 का, उस वक्त जब जयाप्रदा को उनकी मर्जी के खिलाफ मुरादाबाद से टिकट दिया गया, चुनाव लड़ा गया रामपुर से, और उस वक्त उन्होंने विरोध में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पद को छोड़ दिया और कहा कि मुझे पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष ने उस वक्त कहा कि उन्होंने खुद रिज़ाइन किया है, लेकिन सपा और आजम खान जैसे एक दूसरे के लिए बन चुके थे, इसीलिए मई 2009 का ये प्रकरण दिसंबर 2010 में ख़त्म हो गया, जब पार्टी ने उनका निलंबन, जो 6 साल के लिए निलंबन था, वो ख़त्म कर दिया गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक हुआ? आजम खान को सबसे ख़ास सिपह सालार माना जाता था मुलायम सिंह यादव का, और मुस्लिम चेहरा तो थे ही, और साथ ही साथ मुलायम सिंह के सबसे ख़ास राजदार भी थे। अब ऐसे में लोग ज़रूर कह रहे हैं कि नुकसान होगा, और ये हुआ क्या, पहले कहानी समझ लीजिए कि रामपुर ज़िले में समाजवादी पार्टी कार्यालय में रविवार को जन समस्याओं को लेकर मीटिंग चल रही थी। आजम खान के करीबी और मीडिया के प्रभारी फसाहत अली सानू ने बातों ही बातों में कहना शुरू कर दिया सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। शानू ने ये तक कहा कि जब आपने कहा कि कोरोना का टीका मत लगवाइए, तो नतीजा ये हुआ आजम खान ने जेल में भी नहीं लगवाया और वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे। इस वक्त आजम खान ने अखिलेश की बात मानकर अपनी ज़िंदगी से रिस्क लिया था, उनकी जान पे बन आई, लेकिन उसका सिला नहीं मिला। ये एक दर्द उनकी बातों में से था। उन्होंने कहा कि हम किससे कहें, हमारी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है जिसके लिए हमने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया। अखिलेश यादव जी, हमारा सलूक आपके साथ था कि जब 1989 में आपके वालिद साहब को कोई सीएम बनाने को तैयार नहीं था, तब आजम खान ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। हमारा कसूर ये है कि आपके वालिद मुलायम सिंह को रफ़ीकुल मुल्क का खिताब दिया था। कन्नौज में चुनाव लड़े तो आजम खान ने आपको कहा कि टीपू को सुल्तान बना दो। जनता ने आपको वो दिया, सुल्तान बना दिया। और बीजेपी से हमारी क्या शिकायत, वो हमसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। जैसा सलूक वो हमारे साथ करते हैं वैसा सलूक हम उनके साथ करते हैं। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से, हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बू आती है। हमारे स्टेजों पर हमारा नाम नहीं लेना चाहता। सारा ठिकाना अब्दुल्ला ने ले लिया। दरी भी अब्दुल बिछाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। हमने आपको और आपके वालिद को मुख्यमंत्री बनाया। आप इतना बड़ा दिल नहीं कर सके कि आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बना देते। हमारे वोटों से ही आपको 111 सीटें आई हैं। अब आप इस पूरे बयान को सुनने के बाद क्या अंदाज लगा रहे हैं? क्या ये बयान बिना आजम खान की सहमति के दिया गया होगा? हर वक्त फसाहत वहाँ मिलने जाते हैं, जेल तक जाते हैं और उनसे पूरा बातचीत करके आते हैं, और वही एक कड़ी बन गए हैं उनकी पत्नी। लेकिन ये अगर आप इस पर गौर में जाएं, जो हम लोग बात भी कर रहे थे और आपने उस दौरान अखबारों में भी पढ़ी होगी कि ये जो रिश्ता था ये दरक रहा था, क्योंकि ये रिश्ता अखिलेश यादव और आजम के बीच का रिश्ता था ही नहीं। ये रिश्ता पूरी तरह मुलायम सिंह यादव और आजम खान के बीच में था। माफ़ कीजिएगा। अलग अलग पार्टियों के रास्ते आजम खान मुलायम सिंह तक पहुंचते हैं और फिर मुलायम सिंह के होके रह जाते हैं। हालांकि मुलायम सिंह ने बदले में उनको इतना बड़ा चेहरा बनाया मुस्लिम राजनीति का कि वो मुस्लिम मामले जितने भी हैं वो सब उनकी मर्जी से पार्टी में तय होने लगे थे। यहाँ तक कि मुस्लिम टिकटों का बंटवारा करने में आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका हो गई। अब लेकिन जब
मुख्यमंत्री बनाया गया तो परिवार के बीच की राजनीति में मुलायम सिंह ने किसी बाहरी आदमी की राय न लेने का फैसला किया। हालांकि जब उनको दिया गया, बातचीत उससे पहले तय हो चुकी थी, लेकिन वहाँ इस तरह से शो किया, जिसको मैं आज भी कहूँगा कि मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल समझ के सामने बहुत सारे लोग अपने दायरे में रह जाते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह की राजनीति तय की थी, वो अपनी सीमाओं को पहचानने की, कि यादव वोटों के सहारे, जातीय गणित बनाने के सहारे मुस्लिम वोटों का समीकरण जोड़ते हुए, हालांकि उस वक्त यादवों से ज़्यादा वो पिछड़े नेता के तौर पर थे और पिछड़े वोटों के सहारे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की कहानी लिख रहे थे। मुस्लिम वोटों के साथ आने के साथ ही मुलायम सिंह एक इनविंसिबल लीडर के तौर पर सामने आ गए और उसके बाद जो वो चाहने लगे वो होने लगा। यानी ताकत पिछड़ों के नाम पर हासिल की और उसके बाद ताकत का फ़ायदा यादवों को दिया जाने लगा। उसी बीच में आजम खान मुस्लिम वोटरों को उनके लिए इकट्ठा करते रहे। लेकिन क्या सिर्फ मुलायम सिंह यादव के लिए आजम खान ही वोट लाते थे? मुलायम सिंह खुद मुस्लिम वोटर्स के एक बहुत बड़े पसंदीदा चेहरे थे। मुस्लिम वोटर, अगर ये सवाल तो अब रह जाएगा उस तरह से, क्योंकि इस पर अगर आप कोई बात करेंगे तो गुजरा हुआ वक्त वाकई नहीं लौटता है। ये इस तरह से कि हम अगर मगर की बातें करेंगे कि अगर मुलायम सिंह के साथ आजम खान होते तो क्या होता, ना होते तो क्या होता, इस पर बात करेंगे। लेकिन हम अगर रिकॉर्ड की तरफ ध्यान दें तो आजम खान एक लीडर के तौर पर मुलायम सिंह की करीबी कोठरी में थे और जब 2012 से 2017 का पूरा कार्यकाल चला तो मुलायम सिंह यादव के तो ज़रूर प्रेशर बनाते रहे अखिलेश पर, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर कोई आदमी पूरी सरकार पर अपना दबदबा या रौब दिखाने में लगा हुआ था तो वो आजम खान थे। वो मुख्यमंत्री की कई मीटिंगों में नहीं जाते थे, वो अखिलेश यादव को लीडर नहीं मानते थे, उनको लगता था मुलायम सिंह यादव लीडर हैं, लेकिन वक्त कभी एक साथ रुकता नहीं है। ये बात उन्होंने शायद भुला दी थी। जैसे ही मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उस दंगे में जिस तरह आजम खान का नाम उछला या उछाला गया और उस नाम को उनकी जो छवि थी उसने बहुत ज़्यादा उस उछले हुए नाम में बीजेपी को रिएक्शनरी ताकत दी। यहाँ तक कि वोटर्स को ये लगा कि अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए, चूँकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव पूरी तरजीह देते रहे, उसी तरह अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में अपने फैसलों के लिए बेहद चर्चित आजम खान को उस पार्टी का पूरा चेहरा मान लिया गया और उसका नतीजा 2017 के चुनाव में पार्टी ने भुगता। पूरी पार्टी जैसे एकदम तहस नहस हो गई थी और उसके बाद वहाँ तक चूँकि अखिलेश यादव धीरे धीरे उस पार्टी पर अपने आप को काबिज करते जा रहे थे और उन्होंने एक एक करके मुलायम सिंह यादव के उन तमाम साथियों से पीछा छुड़ाना शुरू किया जिनके साथ मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक सफ़र यहाँ तक तय किया था। और अब वो मुलायम सिंह के अलावा किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। अखिलेश को अपनी ये पारी बनानी थी, अपनी इस पारी की शुरुआत करनी थी और इस पारी चूँकि वो जिस तरह का मुख्यमंत्री पद पिछली बार झेल के आए थे, जिस तरह से उनको ये यकीन दिला दिया गया था कि वो जीत कर आ रहे हैं और वो बुरी तरह हार भी गए थे। तो उसके बाद जब 2022 के चुनाव आए तो जैसे मुलायम सिंह यादव खुद ही पहले से मैदान साफ कर चुके थे, उन्होंने सफाई कर दी थी। तो ऐसे में मुस्लिम वोटर्स का क्या होगा? खैर आपने देखा कि आजम खान 2019-20 में जब जेल में गए तो उनके लिए समाजवादी पार्टी ने कोई आंदोलन नहीं किया, यहाँ तक कि अखिलेश यादव उन पर कोई अपना वक्त जाया करने से चूकते रहे। उनको लगता रहा कि ये अपने से निपटेंगे। हालांकि आजम खान को ये लग रहा था या उनके परिवार को कि एक बड़ा आंदोलन समाजवादी पार्टी उनके लिए करेगी और बहुत बड़ा हल्ला पूरे प्रदेश में हो जाएगा। पूरे प्रदेश में जब आजम खान के बयान और आजम खान की भाषा, उन तमाम के चलते उनके समर्थकों के उत्पात, उन सब के बाद उनको यकीन था कि वो सरकार को झुका देंगे और सरकार की हिम्मत नहीं कि कोई उनको जेल में डाल सके, क्योंकि जिस तरह की छवि उनकी उन्होंने अपनी बनाई थी मसल मैन और तमाम चीज़ों की, उस सब में ये एक बहुत बड़ा कि सरकार राज्य को शायद उनकी गिरफ्तारी से आग ना लग जाए, कहीं दंगे ना हो जाएं, कहीं कुछ ना हो जाए, लेकिन उनको उठाकर सरकार ने पत्नी सहित बेटे सहित बंद कर दिया और कहीं कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के इस जो उनके साथ रवैया रहा
उससे वोटर्स तो भले ही नहीं टूटा, लेकिन बहुत कहीं ख़ास तौर से रामपुर और मुरादाबाद के जो मुस्लिम मतदाता थे उनके दिमाग में ज़रूर कुछ बात आई। लेकिन 2022 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जहां मुस्लिम मतदाताओं को ये लग रहा था कि उनको योगी से छुटकारा हासिल करना है, उनको योगी राज को पलट देना है, क्योंकि योगी राज जो उनकी आइडिया है उसके खिलाफ खड़ा है। यानी एनटीसी प्रोटेस्ट से पूरी ताकत के साथ निपटते हैं। जिस तरह के हथियार बनाना, जिस तरह की ज़्यादातर गुंडई के उसमें हाथों में, उन सब का मुंह तोड़ पुलिस ने जवाब देना शुरू किया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और इस तरह के बहुत सारे अगर आप नाम गिनते चलेंगे, और अब तो याकूब कुरैशी भी। तो इससे पहले, चुनाव से पहले की बात कर लेते हैं, तो उस वक्त ये लग रहा था कि जैसे पूरी ताकत के साथ सरकार मुस्लिम माफियाओं को मिटाने पर लग गई है, और उन माफियाओं के साथ राजनीतिक ताकत देने के बाद से मुस्लिम समुदाय अपने आप को जुड़ा महसूस करता था। उसको अतीक अहमद भी अपना माफिया लगता है, अपने कट्टरपंथी उनके चेहरों को लगता था कि अतीक भी हमारा है और उसके हर काम जायज़ हो सकते हैं, तो उसको कौन हाथ डाल सकता है, मुख्तार अंसारी को कौन निपटा सकता है। हालांकि इन सब से बड़े अपने आप को आजम खुद मानते रहे, और उनके बहुत सारे बयान इस तरह के बहुत सारे हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क को भी, उसने भी बोला है। खैर मैं उसको ऐसे ही उसका बहुत ज़्यादा इस समय जिक्र नहीं था, और उस समय वो कह चुके थे कि सपा मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन जो असली चेहरा है, असली बात है, वो ये है कि क्या इससे मुस्लिम राजनीति पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या अखिलेश यादव को कोई दिक्कत हो सकती है? मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही दूर की है। आजम का वक्त अब चला गया। आजम 2 सीटों से ज़्यादा, जब उन्होंने पिछली बार चुनाव में 2022 में अपनी लिस्ट बड़े मतलब एक जेल में उनके लिए जब कोई आंदोलन नहीं छिड़ा, इसके बावजूद भी उन्होंने बड़े उसके साथ, अरमानों के साथ अपनी एक लिस्ट भिजवाई जिसमें 12 से ज़्यादा टिकट, शुरुआत में ये टिकट 20 के करीब मांगने की बात थी, लेकिन बाद में ये 12 तक आ गए कि 12 टिकट आखिर आजम खान की मर्जी से दिए जाएं। लेकिन अखिलेश यादव इस चुनाव को अपनी तरह से लड़ रहे थे, अपनी तरह से अपने पिता के दांव के साथ लड़ रहे थे। लिहाजा किसी भी एक ऐसे नेता को जो उनके लिए आगे जाकर एक जरा सा कंकड़ या कांटा बिछा सकता है, उसको उन्होंने पूरी तरह साफ कर दिया। लिहाजा आजम खान अपने अलावा सिर्फ अपने बेटे का टिकट हासिल कर पाए, उसके अलावा कोई भी नहीं। और इस बात ने शायद इस दर्द को और बढ़ा दिया। लगा कि शायद सरकार बनेगी, तब कुछ होगा, हम लोग जेल के बाहर आ जाएंगे, आगे की राजनीति तब की जाएगी। लेकिन जनता ने इसका कुछ और ही जवाब दिया। अखिलेश यादव के तमाम भरोसे, विश्वास और आजम खान की उम्मीदें, उनको सबको चकनाचूर कर दिया। आजम खान तो विपक्ष, बीजेपी, अखिलेश ने तो विपक्ष का नेता बनने का फैसला कर लिया, तो आजम खान के सामने जैसे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब वो एक विधायक से ज़्यादा कोई ज़्यादा हैसियत नहीं रख रहे हैं। उनके बेटे की कोई पूछ नहीं, ना वो मंत्री बन पाएंगे। तो ऐसे में जो छटपटाहट है, जो जेल के अंदर से बाहर आने की उनकी उम्मीद थी, वो टूट रही है। जब टूटी हुई उम्मीदों के साथ कोई नेता अपनी राजनीति करता है तो इस तरह के कदम ज़रूर उठाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ऐसे नेता की बात नहीं, ये मुस्लिम राजनीति के बदलते हुए चेहरे की बात भी है, जिसको चुपचाप अखिलेश ने बदल दिया। अखिलेश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी वहाँ से शुरू करके सहारनपुर से, और अगर आप बरेली तक चले जाएंगे उसको ढूंढते हुए, यहाँ तक कि पूर्वांचल में भी आप रिजवान जहीर जैसे लोगों को देखेंगे, या मुख्तार के परिवार वाले, तमाम लोगों को हालांकि टिकट देने के लिए कहीं कहीं टिकट ज़रूर मिले हैं, लेकिन ज़्यादातर नए चेहरों को, मुस्लिम उम्मीदवारों के तौर पर नए चेहरे, या ऐसे चेहरे जिनका कोई बहुत अपना धनी धोरी ना हो, और वो जो है सीधे तौर पर सिर्फ अखिलेश के आदमी कहलाएं, इस तरह के लोगों को टिकट दिया गया। इस तरह से पूरी मुस्लिम राजनीति को अखिलेश यादव ने आने वाले समय में अपने पर केंद्रित कर लिया। और चूंकि मुस्लिम दिक्कत ये है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोटर जो है, वो मस्जिद से आने वाली आवाज़ों पर भी वोट करता है। वो इस बात पर भी वोट करता है कि धार्मिक उलेमा क्या कह रहे हैं, या उनको फ़िलिस्तीन के कई मसलों पर भी वोट करने का यहाँ शौक़ हो जाता है। तो ऐसे में तो बड़ी चीज़ है कि अखिलेश यादव
से पहले मुलायम सिंह यादव को रफ़ीकुल मुल्क कहा गया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास वो वोट बैंक हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि वो धर्मनिरपेक्ष दलों के लिए बहुत ताकतवर प्रदर्शन करते रहे हों, लेकिन वो कारण है कि वो जीत किसको दिलाते हैं। और इस सब में अलग अलग चेहरे उभर कर आते रहे। 90 में वो तमाम पुराने कांग्रेसी चेहरों ने राजनीतिक पटल से अलविदा ली, और ये चेहरे जो हम लोग बात कर रहे थे, कादिर राणा, इमरान मसूद के परिवार, हालांकि रशीद मसूद तो खैर बहुत पुराने नेता थे और आजम खान से भी बहुत पुरानी ताकत के साथ वो थे, लेकिन वो कभी इस तरह के बयानों के साथ नहीं थे। तो लिहाजा जब 90 में राजनीति बदली तो काजी रशीद मसूद और अहमद हसन और इस तरह के नेताओं का, जैसे सईदुल हसन, ये सब लोग धीरे धीरे, मुर्तजाज, इन सब की छुट्टी होती चली गई और नए चेहरे, इस तरह के चेहरे जो बहुत गालियों के साथ बात कर सकते थे या जो और ज़्यादा कट्टर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, कट्टरपंथियों के लिए मस्जिदों से लेकर किसी भी मंच पर खड़े होकर उसके हक में आवाज़ लगा सकते थे। ऐसे लोग, जो एक कार्टूनिस्ट जो चाहे डेनमार्क में कार्टून बनाया हुआ, उसकी गर्दन काटने के लिए 51 करोड़ देने की बात कर सकते हो। शार्ली हेब्दो पर अगर हमला होता है, जहां निर्दोष पत्रकारों को मारा जाता है, तो उस पर भी वो लोग कत्ल के लिए इनामों की घोषणा कर सकते थे, और इन सब के सहारे वो वोटों की कटाई करते रहे। लेकिन 2014 के बाद की बदली हुई राजनीति में अब 2022 में अखिलेश ये समझ चुके हैं कि इस तरह के नेता, उनके कंधों पर बोझ ज़्यादा है। वो अपने साथ वोट नहीं लाए, और पूरी जनता, अगर आप सहारनपुर की बेहट विधानसभा, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां से शुरू करके दूधी तक जाते हैं, तो आप ये देखते हैं 403 विधानसभा नंबर तक पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को एक मुश्त पड़ रहा है, और उस वोट में उनके नायक अखिलेश यादव हैं, जो नायक से ज़्यादा उनके लिए एक मॉडल वाहन की तरह है, जिसको वो योगी के चलते हुए बुलडोजर को पलट देना चाहते हैं। तो ऐसे में हम लोग इसकी राजनीति को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हमेशा ज़रूर होगा कि क्या 2024, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ कांग्रेस का कोई हैसियत, ज़मीनी ताकत, कोई उसके कार्यकर्ता, कोई उसके नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो लिहाजा उन तक कैसे उनका वोट, मुस्लिम वोट पहुँचेगा, हार कर दुहार कर उसको वापस अखिलेश यादव ही एक नेता के तौर पर दिखाई देंगे। और ये बात अखिलेश यादव को ताकत दे रही है, और यही कारण है कि आजम खान इस समय छटपटाहट के साथ अपनी राजनीति को कर रहे हैं। अब उनकी राजनीति कैसे करते रहेंगे, समाजवादी पार्टी में और बात तो नहीं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की कहानी वहाँ से अखिलेश बहुत दिन पहले ख़त्म कर चुके। शिवपाल अपनी इस आखिरी लड़ाई को खेल रहे हैं, उसी तरह आजम खान अपनी इस आखिरी राजनीतिक लड़ाई में फंसे हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क, आजम खान, इस तरह के नेताओं के साथ अखिलेश यादव का ये व्यवहार क्या ओवैसी को ताकत देता है या नहीं, ये एक अलग कहानी होगी, क्योंकि ओवैसी के पास दूसरा कोई वोट यहाँ है नहीं। तो वापस मुसलमान के पास निश्चित तौर पर अखिलेश एक विकल्प है, और यही बात अखिलेश को जानते हैं। अब शफीकुर रहमान बर्क ने कहा ही था कि पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही, हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। और बर्क की मुस्लिम वोट बैंक पे जानते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल की सीट शफीकुर रहमान बर्क पर थी, जो 5 में से एक सीट है। बर्क समाजवादी पार्टी गठन से मुलायम सिंह का साथ देते रहे, 2 बार उन्होंने छोड़ी और वो वापस बनते रहे। 98 और 2004 में मुरादाबाद से सपा के टिकट पे सांसद बने, 2009 में बसपा से सांसद संभल से जीता, 2014 में एसपी में लौटे लेकिन चुनाव हारे, और 2017 में विधानसभा में पोते को टिकट नहीं देने पर, बेटे को टिकट नहीं देने पर नाराज़ हुए थे, और वो AIMIM में चले गए थे और फिर वापस एसपी में वापसी की। 2019 के लोकसभा चुनाव लोकसभा जीते, और उनके पोते जियाउर रहमान कुंदर की सीट पर सपा से जीते हैं। लेकिन ये 2-2 यानी 4 विधायक अगर आप देखते हैं तो जो विरोधी बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये कोई चुनौती, मुसलमान वोट बैंक को संभालना उनके लिए कोई चुनौती होगी। हालांकि सब लोग यही लिख रहे हैं कि साहब आखिर रिस्क है, और
अब मुलायम सिंह यादव के बेटे को कोई दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात और ताकत उसको देगी और वो ये मानते हैं। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि एक बड़ी ताकत उनको मिल जाएगी अखिलेश को। हादसा भी होने में वक्त कुछ तो लेता है, वक्त के बिगड़ने में देर कुछ तो लगती है। मुझे लगता है वक्त बहुत है। बाकी मैं और क्या इस पर चलिए लेकिन एक और बात मैं अक्सर आप लोगों के साथ कभी उस पर बात नहीं करता, वो है यूक्रेन का युद्ध। क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी चीज़ें हम लोग जो देख रहे हैं वो टीवी की दुनिया की चीज़ें हैं, ना तो हम उस दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि वो देश के साथ हमारी सिंपैथी हो सकती है, पैथी नहीं। यूरोप के उन राजनीतिक समीकरणों को हम लोग समझने में मुझे लगता है कि बहुत परिपक्व तरीके से कोई रिपोर्टिंग को मैं नहीं देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम लोग उन चीज़ों को, चूँकि पश्चिम मीडिया कम्युनिकेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो रूस की तरफ से कितनी खबरें हम तक आ रही हैं हम लोग नहीं जानते। लेकिन एक कविता मुझे है कि मैं आपको सुनाऊं उस युद्ध पर बहुत सारी कविताओं पर हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है भारी बमबारी के बाद हम शहर में गए, ये कविता का शीर्षक है। सुनहरे बालों वाला बच्चा पड़ा हुआ है सड़क पर, उसकी आंतें बाहर लटकी हुई हैं और एक विस्मृत खिलौना रेलगाड़ी ढीली बंधी हुई है एक धागे से, उसका चेहरा कुचला हुआ है खून और कुछ नहीं से, एक सेल्यूलाइड मछली, बच्चे तैरते हैं नींद में, फुटपाथ के किनारे पर एक चमक, अंधेरा ढक लेता है सड़क को, दूर कहीं एक रोशनी अब भी गिरती है आने वाले कल को वायदों पर, सुनहरे बालों वाले छोटे बच्चे के लिए। मुझे लगता है कि युद्ध पर एक से दर्द की कविताएं हैं, लेकिन वो तो बहुत सारी बातें किसी दिन और करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और 6 बजे यूपी उत्तराखंड के न्यूज डायरेक्ट लाइव पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ आप अपने सवालों को कर सकते हैं। हम लोग अभी यूपी की राजनीति पर उस पर बातचीत करते हैं, मेरे साथ एक्सपर्ट पैनल भी होता है। तो अगर आप वहाँ आएंगे तो मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप वहाँ आएँ। लेकिन यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो आपके साथ मुझे बातें करके अच्छा लगता है। पाकिस्तान पर बातें करने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी थोड़ा सा हमको रुकना होगा, क्योंकि तहमीमा दुर्रानी के पति शहबाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बन गए हैं। माई फ्यूडल लॉर्ड लिखने वाली तहमीमा दुर्रानी उनकी चौथी पत्नी थी, और भी हैं। तो पाकिस्तान को बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही कुछ और करने चले जाते हैं। चलिए फिर बात करते हैं। नमस्कार।